हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर योर फेवरेट प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी स्टडी विद कंप्लीटनेस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोटनी पार्ट से क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये उसका पार्ट 1 होगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को क्लैरिटी से बता देना चाहता हूँ कि आपका ये हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी का प्योर नोट्स। आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जब आप इसका वीडियो देखेंगे या लेक्चर अटेंड करेंगे तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या आज हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोक्रेटिक हो गया, यूक्रेटिक हो गया, सेल का क्या टाइप्स होता है। फिर उसके बाद सेल शेप एंड सेल साइज, एनिमल सेल्स कवर करेंगे, प्लांट सेल कवर करेंगे। और इसके बाद जब जैसे ये चैप्टर कवर हो जाएगा तो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन और हम लोग क्या है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को स्टार्ट करने से पहले सारा पता चल गया होगा कि क्या शेड्यूल होने वाला है हमारे वीडियो का, हमारे लेक्चर का। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारा जो प्लैनेट है उसमें दो तरह का थिंग्स रहता है, एक लिविंग थिंग्स रहते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं। लिविंग थिंग्स हम किसे बोलते हैं? लिविंग थिंग्स ऐसे थिंग्स जिसमें सेल्स प्रेजेंस है, और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? जिसमें सेल अब्सेंस है। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ सेल दैट मीन्स कि नॉन लिविंग। यस, तो अब यहाँ से पता चलता है कि जो लिविंग सेल्स हमारा होगा वो दो कैटेगरी में उसको भी हम बांटे हैं, डेड और लिविंग। तो जो भी ये इस प्लैनेट में बॉर्न हुआ है तो उसका डेड मैंडेटरी है, वो डेड होगा ही। तो जो डेड होगा उसका सेल भी क्या होगा? डेड हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि लिविंग थिंग्स मतलब कि प्रेजेंस ऑफ सेल बट वो डेड होगा। ठीक है, अब हम लोग क्लास 9 में सेल का डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़े थे, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारा बॉडी है, ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा बॉडी हमारा सेल का बना हुआ है। ठीक है, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए सेल का हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो सेल्स को डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस में और नंबर टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम लोग क्या है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बेसिस पे बांटे हैं इसको। और यहाँ पे बात आता है कि यूनिसेलुलर किसको बोले? यूनिसेलुलर डेट मीन्स की जो मेरा सिंगल सेल से बने हुए हैं। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गई, और भी हमारा बहुत सारा एग्जांपल है। मल्टीसेलुलर में एनिमल्स हो गया, हमारा फंगस हो गया, प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो सारे हमारे मल्टीसेलुलर हैं जिसमें क्या है मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, आगे इसका बहुत डिटेल कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक मतलब कि अधिकतर जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे सारे तो फ्री फायर से बहुत ही ज़्यादा क्या है लवेबल गेम होगा सबका। तो प्रो मतलब वहाँ पे होता है एक अच्छा प्लेयर, पर यहाँ पे कुछ उल्टा है उसका, तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक डेट मीन्स कि हमारा अनडेवलप्ड सेल्स, यूकैरियोटिक डेट मीन्स कि डेवलप्ड सेल्स। यूकैरियोटिक में आपको पता चलेगा कि एक न्यूक्लियस होता है जिसको सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग बोल रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स हमारा यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर हमारा प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो देखते हैं। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप नेकेड आई से सेल को देख सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि नहीं देख सकते हैं, पर कुछ ऐसे हमारे सेल हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। वो हमारा क्या है? ऑस्ट्रिच एग, वो भी क्या हमारा सेल है जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सेल और साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, हमारे एनसीईआरटी में दो वर्ड दिया हुआ है, सेल साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। तो साइटोलॉजी मीन्स क्या होता है, सेल बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, तो डिटेल में समझते हैं। साइटोलॉजी डेट मीन्स की स्टडी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, बट सेल बायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द सेल फंक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन एंड रेगुलेशन एंड मेनी थिंग्स अबाउट द सेल। डेट मीन्स की सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बट द सेल बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल फंक्शन स्ट्रक्चर एज वेल एज सेल डिवीजन एंड मेनी मोर फंक्शन ऑफ सेल। तो यहाँ तक हम लोग ने सेल के बारे में पढ़ा, क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग्स को कैसे डिफाइन किए, और हम लोग डिटेल स्टडी कब पॉसिबल हुआ हमारा सेल का? इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। अब पता है चलेगा धीरे धीरे कि माइक्रोस्कोप्स भी हमारा टू टाइप्स का होता है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक मेरा लाइट माइक्रोस्कोप होता है। तो उसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं आगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक हमारा क्या है? एक हमारा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, इसका फीचर्स देखते हैं। इसको हम लोग 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे फीचर्स के रूप में। सबसे पहले इसका मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे, फिर रिजोल्यूशन देखेंगे, फिर रेडिएशन देखेंगे, फिर सेल स्टडीज़ का करेंगे। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर को लेके। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो किसी भी सेल को, मान लीजिए एग्जांपल में ये आपका सेल है ना, ये आपका सेल है, यहाँ पे अगर चल रहा है तो यहाँ पे सेल है आपका, तो इसको क्या है डिस्टिंग्विश करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी है, मैग्नीफाई करने का मतलब कि इसको 1000 से 1500 एक्स क्या है इसको जूम करके दिखाएगा। पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो 1 लाख मैग्नीफाई करने का कैपेबिलिटी होता है हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अगर रिजोल्यूशन पावर के बारे में बात करते हैं तो रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 2 सेल है, ठीक है, तो 2 सेल है, तो कभी कभार क्या होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो कैपेबिलिटी हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उससे ज़्यादा हो सकता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या है कि अगर बाय द वे हम देख रहे हैं कि 1000 से 1000 से 1500 एक्स तक क्या है कि ये जूम आउट कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा ये दोनों सेल क्या है एक है। तो रिजोल्यूशन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेम सेल को देख रहे हैं तो पता चला कि ये दोनों सेल क्या है डिफरेंट है। तो इससे क्या पता चला कि एबिलिटी टू माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोजली रिलेटेड पार्टिकल्स, मीन्स एबिलिटी है दोनों सेल्स के पास कि डिस्टिंग्विश कर पाए कि दोनों क्या है डिफरेंट पार्टिकल्स है। तो मैंने पहले क्या बताया आप लोगों को कि लाइट माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या हुआ, पता चला कि दोनों एक पार्टिकल्स है। पर हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे तो क्या पता चला कि दोनों डिस्टिंग्विश डिफरेंट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को रिजोल्यूशन पावर समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में रिजोल्यूशन पावर, तो लो रिजोल्यूशन पावर होता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप का, बट अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तो इसका हाई रिजोल्यूशन होता है। रेडिएशन वाइज बात करेंगे तो ये लाइट रेडिएशन देता है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप डैट मीन्स की लाइट एंड बीम ऑफ इसका वेवलेंथ क्या होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, सॉरी अगर आप लोग को दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेल स्टडी के ऊपर, तो कौन सा लाइट माइक्रोस्कोप से कौन सा सेल को रीड किया जाता है। तो लिविंग सेल्स को हम लोग रीड करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग डेड सेल्स को रीड करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डेड सेल को ऐसा कैसे, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है कि डेड सेल्स को ही देखते थे, क्योंकि अगर हम उससे लिविंग सेल को देखते थे तो लिविंग सेल भी डेड हो जाता था। पर अदर इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे एडवांस फीचर आए हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जिसके कारण कैपेबल हुआ कि हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या है कि देख सकते हैं लिविंग सेल को ही। तभी तो पॉसिबल हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवरी। तो हम लोग उसको डिटेल में आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ आगे कंसेप्ट को देखते हैं। अब फिर एनसीईआरटी में हमारा एक लाइन लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं इंडिपेंडेंट कैपेबल होते हैं रहने के, ठीक है, इंडिपेंडेंस कैपेबल होते हैं रहने के। तो इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस का कैपेबिलिटी होता है उनके अंदर। अगर हम अमीबा का बात करते हैं तो क्या अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स है, क्या वो अमीबा क्या यूनिसेलुलर क्या वो डाई हो जाता है क्या, नहीं, उसका भी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस या फिर जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे वो सिंगल सेल से ही करता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो सेल है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स क्या एक सिंगल सेल से है। तो क्या सिंगल सेल्स कैपेबल है इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस का, यस इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। पर यहाँ पे एनसीईआरटी में ये भी लाइन लिखा हुआ है आपका कि एनीथिंग जो भी हमारा क्या है इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर का होगा ना, वो क्या है कि कैपेबल इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस उसका कैपेबल नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपका ये सेल है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है सेल है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा बहुत सारे क्या है सेल ऑर्गेनेल्स है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से सेल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे हटा देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पॉसिबल होगा कि वो हमारा क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर ले, नो। तो इसका मतलब हम लोग को एनसीईआरटी लाइन से ये पता चलता है कि जितने भी हमारे सेल होते हैं इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर के साथ सर्वाइव करना उनका कैपेबल नहीं होता है। पर वही क्या है कि एक एनी सिंगल सेल भी क्या है उनके अंदर कैपेबिलिटी होता है कि दे कैन एबल टू सर्वाइव इन एनी कंडीशन। अमीबा, पारामीशियम और भी हमारे बहुत सारा माइकोप्लाज्मा, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं जो क्या है कि इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये हमारा क्या है कुछ डिस्कवरी है, ठीक है। तो कुछ डिस्कवरी जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा सारा कवर डिस्कवरी एंड सेल डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स आर कैपेबल, इसको तो हम लोग एक्सप्लेन बहुत ही डिटेल में किए हैं, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, यानी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से देख लिए थे, ये अभी हमारा एनसीईआरटी लाइन है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे, डिस्कवरी हुआ हमारा सेल से रिलेटेड, तो ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम कॉर्क ऑफ ओक, ठीक है। तो ये क्या है, पहले ऑक ट्री से क्या है उन्होंने डेड सेल्स का डिस्कवरी किया। एक्चुअली क्या था, वो सेल का डिस्कवरी नहीं था, वो सेल वॉल का डिस्कवरी था। हम सेल का डिस्कवरी बोलते हैं पर एक्चुअली वो क्या था, सेल वॉल का डिस्कवरी था। ये एक्चुअली डिस्कवर्ड द सेल वॉल एंटोन वॉन लीनियनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन लीनियनहॉक पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। कुछ एग्जाम्पल लिविंग सेल्स आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया हो गया हमारा। रॉबर्ट ब्राउन जो हमारे तीसरे साइंटिस्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस का डिस्कवरी में, ठीक है। और ये हमारा क्या है कि एक पुरकेंजी प्रोटोप्लाज्म पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में कवर नहीं किया है। अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेल थ्योरी 1838 में स्लीडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया। अब स्लीडन के बारे में पहले पढ़ते फिर स्वान के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लीडन एक क्या है, जर्मन बोटनिस्ट थे जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडीज कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। जब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं तो अल्टीमेटली वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू भी फॉर्म करेंगे ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सेल कंबाइन हुआ तो टिश्यू कंबाइन हुआ तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, हमारा ऑर्गन सिस्टम जब हुआ, जैसे ऑर्गन सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, फिर क्या है वो हमारा एक होल बॉडी का क्रिएशन कर देगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी का क्या होता है, क्रिएशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्वान के बारे में। तो 1839 ब्रिटेन वो जूलॉजिस्ट थे, वो स्टडी और एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में उन्होंने थिन लेयर का स्टडी किया जिसको हम लोग अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल लेमा भी बोलता है, सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू, तो यहाँ से उन्होंने बताया कि सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। यहाँ से पता कंक्लूजन निकला कि जो हमारा सेल वॉल है एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। कैसे हम बोल सकते हैं यूनिक कैरेक्टर, क्योंकि ये सिर्फ हमारा क्या होता है, हमारा सिर्फ प्लांट में ही होता है। सेल वॉल क्या होता है, हमारा यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये हमारा सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी आर मेड ऑफ ए सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने ये सेल एक देखने के लिए आप लोग को सेल टाइप का बनाया है। जितने भी इसमें क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स हो गए हमारे, सारे क्या है हमारे क्या किससे बने हुए हैं, हमारे सेल एंड सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और इसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हो गए हैं हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है कि इन 1839 से सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन, डेट याद रखना है। अच्छा, ये सेल थ्योरी का ड्रॉबैक्स क्या था, स्लीडन एंड स्वान क्या है कि हमारा जो सेल थ्योरी दिए थे उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे हमारा न्यू सेल एराइजेस करता है। तो फिर क्या हुआ, हमारा नया जो रुडोल्फ वर्चो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है कि उसमें मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया, बताया कि जो हमारे सेल होते हैं जो हमारे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। और इस थ्योरी को उन्होंने क्या है, सेल लिंकेज का थ्योरी नाम दिया, लॉ ऑफ एंसेस्टर ऑफ सेल लिंकेज थ्योरी का नाम दिया। ही मॉडिफाइड सेल एंड गिवन ए फाइनल शेप। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने। और उन्होंने क्या है इस थ्योरी का नाम लॉ ऑफ एंसेस्टर सेल एंसेस्टर लिंकेज भी बताया, ठीक है। और ये ग्रीक लेटर में इसको ओमनिस सेलुला एक्जुला ई सेलुला भी बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला भी बोलते हैं। न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये आपका की पॉइंट डायरेक्ट आएगा, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में फेस कर सकते हैं इस तरह का प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी एंड गिवन ए फाइनल शेप। अब हम लोग आगे बात करते हैं, साइन में भी पढ़े फिर भी अभी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितना भी सेल एराइजेज होता है हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइजेज होता है। ऑल द ऑर्गेनिम्स आर कंपोज ऑफ सेल। ये तीनों तो बड़ा इजी पॉइंट है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में। तो हम लोग को पता है कि यूकैरियोटिक में प्लांट आ गया, एनिमल सेल आ गया, फंगस आ गया, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बाय एक्टिविटी हम लोग समझेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ओनियन पील सेल लेना है, उसको हम लोग क्या है माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो उसमें हमको सेल वॉल भी दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये हमारा क्या है, एक हमारा प्लांट सेल है। और जब हम ह्यूमन चीक सेल में देखेंगे तो उसमें आउटर थिन लेयर जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो मेरा आउटर डीलिमिटिंग बाउंड्री मतलब आउटर बाउंड्री जो है उसी को हम लोग बोल रहे हैं। डीलिमिटिंग बाउंड्री हमारा एनसीईआरटी वर्ड में यूज था, इसलिए खासकर मैंने सारा एनसीईआरटी वर्ड को ही ट्राई किया लाने का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या कॉमन फीचर्स
फीचर्स है हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को देखा, उसके कॉमन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि प्लांट सेल में भी क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है हमारा। प्लांट सेल में भी क्या होता है, हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और हमारा न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स, उसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो जेनेटिक मटेरियल उसमें अरेंज होते हैं डीएनए के फॉर्म में। हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। एग्जाम्पल में हमारा राइबोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70S एंड 80S राइबोसोम्स नीचे लिखा हुआ है। तो ये 70-80S क्या है, हमारा जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स होते हैं। पर जो हमारे क्या है कि जिसने भी एनटीसी का शायद क्लास 10th में प्रिपरेशन किया होगा उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये राइबोसोम्स से इस तरह का क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। और 2-3 बार आया भी है कि राइबोसोम्स, कौन सा राइबोसोम्स हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो जो हमारे 70S होते हैं सिर्फ हमारे प्रोकैरियोटिक में, 70S एंड 80S हमारे दोनों होते हैं किस में पाए जाते हैं, हमारे यूकैरियोटिक में। पर सिर्फ एक हमारा उसमें प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो उसको डिटेल में आगे देखना ही है। तो अभी सिर्फ बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में जैसा लिखा हुआ है, अनडेवलप्ड सेल ये हमारा होता है और यूकैरियोटिक हमारा डेवलप्ड सेल होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक हमारा डेवलप्ड सेल होता है, इसके बारे में बात कर लिए। प्रोकैरियोटिक में मेरा क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स इज अब्सेंट बट यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है 70S एंड 80S। यहाँ पे सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है हमारा 70S। तो आई होप कि आप लोग को इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोग सिमिलैरिटी देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। तो इससे पहले हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स का सिमिलैरिटी देखा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और एक एरिया साइटोप्लाज्म क्या है, सारे सेल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का एरिया होता है, ठीक है। जहाँ पे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वो सारे परफॉर्म होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, तो सीधा समझ लीजिए जितना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है हमारे बॉडी में सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आएंगे। मेटाबॉलिक को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, हम लोग लिविंग वर्ल्ड में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। बस अभी इतना ही जानिए। अब एनिमल सेल हैविंग सेंट्रोसोम्स, ठीक है। एनिमल सेल्स में एक सेंट्रोसोम्स होते हैं, पर हायर प्लांट्स के हायर प्लांट्स में सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ में होते हैं, सम हैव, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रोसोम्स क्या होता है। सेंट्रोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल्स है, सीधा समझना है। सेंट्रोसोम्स का क्या काम है, सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो है हमारा कीनोप्लाज्म, इसको कीनोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइज ऑफ सेल्स के बारे में। तो ये सब क्लास 9 में भी हम लोग बड़ा ही शॉर्ट में पढ़े थे, पर हमारा कुछ एनसीईआरटी का डेटा दिया हुआ है जो हम लोग को याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायरस का जो साइज है हमारा 0.02 से 0.2 म्यू मीटर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जिसको हम स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है, उसका 0.3 से 0.3 म्यू मीटर लेंथ है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका एक एग्जाम्पल है आपका PPLO, जिसका हमारा साइज कितना है 0.1 म्यू मीटर, ठीक है। PPLO प्लूरोन्यूमोनिक आपका लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स आपका इसका फुल फॉर्म हो गया PPLO का। बैक्टीरिया बात करेंगे, टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो आपका 1 से 2 म्यू मीटर तक का है, टाइप ऑफ यूकैरियोटिक 10 से आपका 20 म्यू मीटर। तो ये सब डेटा है जो आप लोग को याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है कि एक्सेप्शन इसमें क्या है। एक यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, मैंने क्या बोला कि 1 से 2 म्यू मीटर, ठीक है, म्यू मीटर। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा एक एक्सेप्शन है थिगोमैग्राइट, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा बैक्टीरिया है, पर इसका क्या है, हमारा 1 मीटर का होता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है। अब आगे बात करते हैं तो ह्यूमन आरबीसी के बारे में बात करेंगे तो डायमीटर में इसका 7 म्यू मीटर, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे तो नर्व सेल हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ होता है, 13 सेंटीमीटर इन विड्थ होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे साइज ऑफ सेल्स के बारे में, अच्छी तरीक़ा से बात कर ली। ये आपका डबल स्लाइड इसका आ गया शायद, ठीक है, डबल स्लाइड नहीं आया है, सेम आया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बात किए साइज ऑफ सेल्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट्स के बारे में इतना देर हम लोग देख रहे थे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। अब हम लोग प्लांट्स के बारे में देखते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा जो लॉन्गेस्ट फाइबर इन प्लांट होता है, ठीक है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब आप लोग को टिश्यू चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा,
शेप ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा डिस्क्वाइड होता है, पॉलीगनल होता है, क्यूबॉइड, कोलमनार, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर भी होता है। ठीक है, पॉलीगनल, क्यूबॉइड हो गया, कोलमनार हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, इरेगुलर भी होता है जिसको एम्बॉइड बोलते हैं। ठीक है, जिसका फिक्स शेप नहीं होता है। आरबीसी हमारा राउंड होता है, बायोकॉनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी एम्बॉइड जिसका कोई फिक्स शेप नहीं हो। कोलमनार एपिथेलियम जो लॉन्ग नैरो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नर्व सेल जो लॉन्ग ब्रांच, ट्रैकियार्ड जो जाइलम टिश्यू में होता है। ठीक है, ट्रैकियार्ड जो जाइलम टिश्यू में होता है, और हमारा मेसोफिल सेल राउंड ओवल। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मेसोफिल सेल का क्या फंक्शन होता है, तो सेक्शन में अगेन लिखना है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल को हम लोग मेसोफिल सेल बोलते हैं। ट्रैकियार्ड हमारा जाइलम का पार्ट होता है। ठीक है, नर्व सेल क्या है, मैसेज कम्युनिकेट करता है। नर्व सेल क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं शेप ऑफ सेल। ये आपका एनसीईआरटी लाइन है कि शेप ऑफ सेल मे भी डिपेंड अपॉन फंक्शनिंग परफॉर्म इट, मतलब कि जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है सेल, उसके सेल शेप पे डिपेंड करता है। पढ़ने वाले डिटेल्स स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में आती क्या क्या। तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे जितने प्रोटिस्टा हो गए, फंगी हो गए, प्लांट हो गए, और हमारे एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या। न्यूक्लियस किसका है, मेम्ब्रेन बाउंड इसका न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड होता है, वेल ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, इट्स सो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका बता दिया एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या छोटा छोटा आप सेल देख रहे हैं, तो छोटा छोटा यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा कंपार्टमेंट टाइप का हम लोग को दिखता है। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन है, इट्स सो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, हमारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, पूरा में हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। पर यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेल छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा क्या प्लास्टिड्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या गोल्जी बॉडीज़ हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया। दिस आर और कंपार्टमेंट टाइप का दिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा डबल एनवलप होता है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो अब ऑल यूकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल। ठीक है, जितने भी आर नॉट आइडेंटिकल, सॉरी, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉट आइडेंटिकल्स, पूरे सेम नहीं होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कॉल्ड डबल एनवलप सिस्टम। ठीक है, यूकैरियोटिक कॉल्ड डबल एनवलप। ई के मतलब यूकैरियोटिक सेल हैविंग वेरिंग वैराइटीज ऑफ साइटोस्केलेटन एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि आपका साइटोस्केलेटन का क्या क्या आपका एग्जाम्पल हो गया, माइक्रोट्यूबल हो गए हैं, इसमें आ जाएंगे माइक्रोफिलामेंट आ जाएंगे, इंटरमीडिएट एंड फिलामेंट आ जाएंगे। ये सब आपका नाम इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटरी में देखेंगे तो सीलिया, फ्लैग्रा एंड सीडोपोडिया जो हम लोग पढ़ते हैं, सीडोपोडिया अमीबा में, फ्लैग्ला एंड सीलिया जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पारामीशियम में भी सीलिया होता है। ठीक है, तो ये सब नाम हम लोग को पता होना चाहिए कि लोकोमोटरी में कौन हो गया, सीलिया, फ्लैग्रा एंड सीडोपोडिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स का एग्जांपल लेते हैं। उसको हम लोग क्या है कि जब प्लांट सेल्स से हम लोग सेल वॉल को अलग करते हैं तो क्या बचता है हमारा, उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। जब हम प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग करते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे एम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग किए तो प्रोटोप्लाज्म बचा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि हम लोग एनिमल सेल को भी प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब प्रोटोप्लास्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। हमारा किस में बांटा गया है, एक तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में दो चीज हो गया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, मतलब कि C+E = प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इसका मतलब कि नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑर्गेनेल्स इज नॉन साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, तो आप न्यूक्लियस बोलिएगा क्योंकि ये क्या है, नॉन साइटोप्लाज्मिक होता है। तो क्या है, दो कैटेगरी में बांटे, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स एंड सिस्टोल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स हमारे तीन कैटेगरीज के हुए हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स एंड हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में हमारा क्या है, न्यूक्लियस भी है पर वो क्या है, नॉन साइटोप्लाज्मिक है। न्यूक्लियस भी है पर हमारा क्या, वो नॉन साइटोप्लाज्मिक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में हमारा क्या क्या आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, पर ऑक्सीबम, सुपर ऑक्सीबम, ग्लाइकोऑक्सीबम। तो ये तीनों को हम लोग माइक्रोबॉडी बोलते हैं। और हमारा ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स को हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है। तो इसको हम लोग कैटेगराइज किए। डबल मेम्ब्रेन का अगर बात करेंगे तो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन कैसे बोलते हैं, डबल एनवलप क्यों बोलते हैं, हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे, अभी ही देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनेल्स का सब पार्ट्स में वीडियो बनेगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। डबल मेम्ब्रेन का बात करेंगे तो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारे इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि एक टिपिकल प्लांट सेल को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो टिपिकल प्लांट सेल मैंने लिया और उसमें मैंने क्या देखा कि एक तो सेल वॉल, हमारा सेल वॉल ऊपर में प्रेजेंट है, एक तो हमारा सेल वॉल ऊपर में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ क्या यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल वॉल हमारा प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, और यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सिंगल एनवलप किसको किसको बोलेंगे, सिंगल एनवलप्स हम लोग बोलेंगे। सिंगल एनवलप सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के सिंगल एनवलप। मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल्स मेरा एक सिंगल एनवलप, तो दोनों मिला के कितना हो गया, डबल मेम्ब्रेन। सिंगल एनवलप एंड सिंगल एनवलप को 2 डबल एनवलप अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारा ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और एक आपका सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के सिंगल एनवलप हुआ, तो डबल हो गया ना मेरा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल्स को। अगर हम बात करेंगे हमारे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक में भी क्या होता है, हमारा एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है और सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर वाला हम लोग लेयर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसको हम लोग सिंगल एनवलप बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे सेल ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा क्या सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये क्या हमारा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, अनडेवलप्ड सेल है। तो अगर हम लोग एनिमल सेल में भी बात करेंगे तो उसमें क्या है, एक तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक हमारा सारा सेल ऑर्गेन्स का बाउंड ऑर्गेन्स हो गया, तो दोनों मिला के 2 सेल ऑर्गेन्स, 2 डबल एनवलप हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़े थे उसको डिटेल में पढ़ते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 स्टेज में हम लोग समझ जाते हैं सारे कंसेप्ट को, जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि यहाँ पे प्लांट सेल है, स्टेज 1 में क्या किया, मैंने सेल वॉल को निकाला। जैसे ही मैंने सेल वॉल को निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सेल वॉल, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड में क्या हुआ कि हमारा इसको हम प्रोटोप्लास्ट बोल दिए। जैसे ही हम लोग सेल वॉल निकाले तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोल दिए। जब हम लोग क्या किए, यहाँ से सेल प्रोटोप्लाज्म, जैसे हम लोग यहाँ पे बोला, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या किए, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाले तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, प्रोटोप्लाज्म बोल दिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाले तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म में बोल दिए। जब पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीक्यू जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ से क्या है, ये आपका सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, सीक्यू यहाँ गलती से लिखा गया, सेल ऑर्गेनेल्स होगा, ठीक है। जब हम यहाँ से न्यूक्लियस को रिमूव किए तो क्या हो गया हमारा, इसको हम आराम से बोल सकते हैं, न्यूक्लियस को मतलब रिमूव करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या बचा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म बचा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल भी है यहाँ पे आपका, और साथ साथ आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेज 4 में जैसे इसे सेल ऑर्गेनेल्स निकाले, ठीक है, सब मेरे पास सिर्फ सिस्टोल बचा। तो इसको हम लोग माइंड मैप से देखें, इसको हम लोग डायग्राम से देखें, फिर से एक बार समरी अप करते हैं। प्लांट सेल में जब इसमें सारा सेल ऑर्गेनेल्स था तो इसको हम लोग क्या बोले, प्लांट सेल बोले, टिपिकल प्लांट सेल। जैसे ही इससे हम लोग सेल वॉल को निकाले तो यही हमारा प्रोटोप्लाज्म हो गया, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म एनिमल सेल भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या किए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाले तो इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल दिए। जैसे ही अब हम इससे क्या किए, न्यूक्लियस को निकाल दिए तो हमारा ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया। सिर्फ साइटोप्लाज्म ही तो यहाँ बचा हुआ है ना, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सीक्यू यहाँ सब जगह लिखा हुआ है, गलती हो गया होगा हमसे, मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर डैट। तो सेल ऑर्गेनेल्स को जैसे हम लोग यहाँ से निकाले तो हमारा यहाँ सिस्टोल बचा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वी विल मीट एट नेक्स्ट लेक्चर। तो लेक्चर 2 में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू, बाय।